आज से करीब 72 साल पहले 16 अगस्त सन 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था और इसके बाद परमाणु हथियारों को कई सारे देशों ने युद्ध के हथियार के रूप में संजो कर रखना शुरू कर दिया। आज पूरे विश्व में करीब 16,000 से भी ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं। तो क्या होगा अगर इन परमाणु हथियारों के साथ एक परमाणु युद्ध छिड़ गया तो? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। द्वारा किया जाने वाला प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि मौसम का हाल, उस बम की बनावट, उस बम के टकराने की जगह आदि। विस्फोट के समय बम का लगभग 35% ऊर्जा थर्मल रेडिएशन के रूप में बाहर निकलता है। चूंकि थर्मल रेडिएशन लाइट के स्पीड से ट्रैवल करती है, इसलिए उस विस्फोट की चमक और गर्मी उस विस्फोट के लहरों से पहले हम तक पहुंचेगी और इसकी वजह से लोग फ्लैश ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाएंगे। यह एक अस्थायी ब्लाइंडनेस होगा जो केवल कुछ मिनटों तक रहेगा। एक मेगाटन बम के विस्फोट में, जो कि हिरोशिमा बम से करीब 80 गुना बड़ा होता है, परंतु वर्तमान के आधुनिक बमों से काफी छोटा होता है। वे लोग जो दिन के समय में इस बम के विस्फोट के 21 किलोमीटर के दायरे में होंगे, वे फ्लैश ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाएंगे और रात के समय में इसका दायरा 85 किलोमीटर तक हो जाएगा। इस विस्फोट के नजदीकी दायरों में मौजूद लोग थर्मो रेडिएशन बर्न से झुलस जाएंगे। करीब 11 किलोमीटर के दायरे में फर्स्ट डिग्री बर्न होगा, 10 किलोमीटर के दायरे में सेकंड डिग्री का बर्न होगा और 8 किलोमीटर के दायरे में थर्ड डिग्री बर्न होगा, जो कि सबसे खतरनाक होता है। ये हमारे त्वचा को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अगर हमारे शरीर के केवल 24% हिस्से में थर्ड डिग्री बर्न हो जाए तो तुरंत मेडिकल सहायता न मिलने से हमारी मौत हो सकती है। इन विस्फोट के दायरे भी अलग अलग कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि मौसम कैसा है या हमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। क्योंकि सफेद कपड़े कुछ ऊर्जा को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, जबकि गहरे रंग के कपड़े और अधिक ऊर्जा को एब्जॉर्ब करती है। तो हम सफेद कपड़ों की सहायता से कुछ हद तक खुद को बचा सकते हैं। हिरोशिमा विस्फोट के केंद्र का तापमान करीब 3 लाख डिग्री सेल्सियस था। ये तापमान बहुत ही ज्यादा होता है। इतनी गर्मी किसी भी पदार्थ को उसके बेसिक एलिमेंट्स में तोड़ सकती है। बट ये तो कुछ भी नहीं। परमाणु विस्फोट की अधिकतर एनर्जी तो उसके ब्लास्ट के समय निकलती है, जो आसपास की हवा को तेजी से दूर धकेलता है, जिससे वातावरण के एयर प्रेशर में अचानक से बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, जो आसपास के चीजों को पूरी तरह से तहस नहस कर देती है। अगर हम एक मेगाटन बम को उदाहरण के रूप में लें तो 6 किलोमीटर के दायरे में ये एयर प्रेशर एक 2 मंजिला इमारत पर करीब 180 टन के बराबर बल लगाएगी और इस हवा का वेग करीब 255 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 1 किलोमीटर के दायरे में तो ये प्रेशर करीब 4 गुना अधिक होगा और हवा का वेग करीब 756 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। परंतु एक इंसान का शरीर इस एयर प्रेशर को सह सकता है, लेकिन इस आंधी में साथ आने वाले मलबों के टकराने की वजह से आप बच नहीं पाएंगे। यानी इस स्थिति में आपकी जान आपके आसपास मौजूद बिल्डिंग्स की वजह से चली जाएगी। बट इतना सब कुछ तो केवल 1 मेगाटन के बम के कारण होगा। अगर आप इसकी तुलना आज तक हुए सबसे बड़े परमाणु विस्फोट यानी 50 टन की रशियन जार बम से करें तो स्थिति और भी अधिक खतरनाक हो जाएगी। ये विस्फोट हिरोशिमा विस्फोट से करीब 3,333 गुना अधिक था। बट अगर आप इन सारी परिस्थितियों में भी बच जाए तो अब आपको खतरनाक रेडिएशंस का सामना करना पड़ेगा। सभी रेडिएशंस हानिकारक नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए आप अपने मोबाइल फोन के रेडिएशंस को ले सकते हैं, बट जब रेडिएशन का लेवल काफी बढ़ जाता है तो ये हमारे लिए हानिकारक बन जाता है। अगर आपको 600 REM रेडिएशन का सामना करना पड़ा तो 90% चांसेस होंगे कि आपको घातक बीमारी हो जाएगी और कुछ ही समय पर आपकी मौत हो जाएगी। अगर आप तक 450 REM रेडिएशन पहुंचा तो 50% चांसेस होंगे कि यह आपके लिए घातक खुराक साबित हो सकता है। इससे आप बीमार हो सकते हैं और आपकी मौत भी हो सकती है। बट अगर आप इससे भी बच जाए तो लंबे समय तक आपके DNA के आकार में और मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में परिवर्तन हो जाएगा और फ्यूचर में ये जेनेटिक म्यूटेशन का या फिर कैंसर का रूप ले लेगा। जब किसी जगह पर एक परमाणु विस्फोट होता है तो उस जगह पर विस्फोट के कारण एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और इस गड्ढे का सारा मटेरियल ब्लास्ट के कारण धूल के गुबार के रूप में ऊपर उठता जाता है, जिसे हम मशरूम क्लाउड के रूप में देखते हैं। तो ये मशरूम क्लाउड के पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव होते हैं
और ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स बारिश के साथ वापस धरती पर बरसते हैं। कभी कभी ये पार्टिकल्स हवा के साथ बहुत दूर तक फैल जाते हैं और काले बारिश के रूप में बरसते हैं, बट हम इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। लकीली ये पार्टिकल्स बहुत ही जल्द अपना रेडिएशन खो देते हैं। करीबन 2 सप्ताह में इनका रेडिएशन 1% घट जाता है, बट तब तक आपको किसी सेंटर में छुपे रहना होगा। तो गाइस, ये तो बात थी एक बॉम्ब की, बट क्या होगा अगर एक मल्टी बॉम्ब वार छिड़ गया तो? आइए देखते हैं, अगर हिरोशिमा बॉम्ब के बराबर ऐसे ही 100 परमाणु बमों का युद्ध हुआ तो क्या होगा। तो गाइस, मान लो कि किन्हीं 2 देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो गया है और दोनों देशों ने एक दूसरे पर करीब 100 परमाणु बमों से हमला कर दिया है। सुनने में तो ये काफी कम संख्या लगता है, बट इससे अर्थ को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। विस्फोट के तुरंत बाद पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में 5 मेगाटन ब्लैक कार्बन क्लाउड चारों तरफ फैल जाएंगे और इससे पृथ्वी पर चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा और पृथ्वी का तापमान तेजी से नीचे गिरने लगेगा। वार्षिक बरसात में 9% की कमी आ जाएगी। ये सुनने में तो काफी कम लग रहा होगा, बट इसकी वजह से फसल उत्पादन में भारी कमी आ जाएगी। एक अनुमान के अनुसार विस्फोट के बाद अनाज के ना होने से विश्व की करीब 2 अरब जनसंख्या भुखमरी का शिकार हो जाएंगी और इतना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 100 परमाणु बमों से होगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वर्तमान में हमारे पास करीब 16,000 परमाणु हथियार मौजूद हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी तबाही मचा सकती है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो। इस वीडियो में हम एम करते हैं 110 लाइक्स के। तो गाइज, बहुत ही कम लाइक्स मांगे हैं, फटाफट लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।